गुड मॉर्निंग बेटा। कल वाले वीडियो में हमने हिंदी की बयान पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़े थे, संक्षिप्त वाले और अधिकतम शब्दों में वाले। अब उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं मूल्य आधारित प्रश्न। पेज नंबर है 56। पेज नंबर 56 पे मूल्य आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपके विचार से हिंदी दिवस मनाने का औचित्य क्या है। क्या पूछा गया है इनसे कि जो हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं उसे मनाने का क्या कारण है, उसे मनाने से क्या होगा, उसे क्यों मनाना चाहिए, ये हमसे पूछा है। इसका उत्तर हमें देना है। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में सारे सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में ही होते हैं। हिंदी भाषा आना हमारे यहाँ सबको बहुत ज़रूरी भी है और सभी को आती भी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है ना। हमारे देश में सभी जाति के सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा का अपना अलग अलग महत्व भी होता है। जो लोग उस भाषा को समझते हैं उनके लिए उस भाषा का बहुत महत्व भी होता है। पर हिंदी जो है उसका एक विशिष्ट स्थान है। हिंदी का एक अलग जगह है, हिंदी का एक अलग स्थान है। ये चीज़ सबको याद दिलाने के लिए हमें प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि हिंदी क्यों मनाई, हिंदी क्यों बोली जाती है हमारे यहाँ। तो जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो लोगों को ये बात समझ में आती है, याद आती है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। इसीलिए हमें हिंदी दिवस मनाना जरूरी है। हमारे हिसाब से हमें हिंदी दिवस हर वर्ष मनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हमारे समाज में आज हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, अपने विचार बताइए। हमारे देश में आज जो हिंदी भाषा है उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में हमें अपने विचार बताना है। तो हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदी की स्थिति पहले से थोड़ी सुदृढ़ हुई है, अच्छी हुई है। पहले हिंदी के बारे में लोग इतना नहीं बोलते थे, जानते थे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या है, कौन सी भाषा, सब कुछ अब लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। यह हमारे यहाँ इसकी स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हुई है। प्रायः पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित होती जा रही है। आज इसको प्रत्येक भारतवासी बोलने लगा है। हर कोई इसमें प्रचलित हो रही है कि लोग अपने आप को एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो ये इस रूप में भी प्रचलित होती जा रही है। कहा जा सकता है कि हिंदी जाने बिना हिंदुस्तान में किसी का काम नहीं चलता। आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जिसे हिंदी नहीं आती उसका काम हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी आना जरूरी हो गया है, क्योंकि वो राजभाषा होने के कारण हमारा प्रत्येक काम हिंदी भाषा में ही होता है। इसीलिए सभी को हिंदी भाषा आना अनिवार्य हो गया है। क्या विदेशी भाषाओं ने हिंदी को नुकसान पहुंचाया है? तीसरा प्रश्न है हमारा ये, क्या हिंदी भाषा ने या विदेशी भाषा ने हिंदी भाषा को नुकसान पहुंचाया है? क्या ऐसा हमें लगता है कि कोई सी दूसरी भाषा के आने से हमारी हिंदी भाषा पर कोई प्रभाव पड़ा है, उसमें कोई अंतर आया है? तो नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। किसी विदेशी भाषा ने हिंदी को क्षति नहीं पहुंचाई है। किसी भी भाषा को बोलने वाले या किसी भी भाषा ने हिंदी भाषा को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। इसे जो भी क्षति पहुंची है वह हमारी अपनी मानसिकता के कारण पहुंची है ना। हिंदी भाषा जो पीछे हुई है या इसको जो भी क्षति हुई है, आज हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। लोग समाज में ऐसा बोलते हैं, इसे इंग्लिश नहीं आती तो इसको कुछ नहीं आता है, अंग्रेजी में बात करना ज़रूरी है। ये सब है, तो ये सब हमारी मानसिकता के कारण हो रहा है। किसी भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने हमें क्षति नहीं पहुंचाई है, ये हमारी मानसिकता है। हमने अपनी मानसिकता ऐसी बना ली है कि हमारे लिए हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी ज़रूरी है। तो हम
अपने मानसिकता के कारण अपनी भाषा को क्षति पहुंचा रहे हैं। अपनी भाषाओं के प्रति उपेक्षा की भावना के कारण पहुंची है। हमने खुद ने ही अपनी भाषाओं को उपेक्षा की भावना से देखा है। हम खुद ही अरे हिंदी से क्या बोलना है, हिंदी बोलने में ऐसा लगता है, अंग्रेजी बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो हमने खुद ने ही अपनी भाषा से, अपनी भावनाओं से उसको क्षति पहुंचाई है। यदि किसी भी विदेशी भाषा में हिंदी को क्षति पहुंचाने का सामर्थ्य होता तो हिंदी आज विदेशों में भी पढ़ाई जाने वाली भाषाओं में सम्मिलित कैसे हुई होती, है ना। यदि कोई भी ऐसी भाषा होती जिसके कारण हिंदी को क्षति पहुंचती, कोई ऐसी भाषा होती जो हिंदी को नुकसान पहुंचाती, तो आज जो हो रहा है वो नहीं हुआ होता। आज भी विश्व के अनेक देशों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। विदेशी लोग भी हिंदी भाषा के महत्व को समझते हैं। वहाँ उनकी भाषाओं के साथ हिंदी भाषा का भी अध्ययन कराया जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी और भाषा ने हिंदी भाषा को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। ठीक है। इसके बाद है भाषा मंजूषा। भाषा मंजूषा में आपको संधि विच्छेद करना है बेटा। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। मंचासीन है ना, मंचासीन लिखा है, तो यदि हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे मुंह से हम क्या बोल रहे हैं? मंचासीन। तो इसमें हम किस किस को अलग कर देंगे? मंच प्लस आसीन, है ना, मंच पर बैठने वाला। मंचासीन मतलब क्या होता है? जो मंच पर बैठा हुआ है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मंच प्लस आसीन बराबर क्या हो जाएगा? मंचासीन। फिर है विस्मयादि। विस्मयादि, इसमें हमको संधि विच्छेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विस्मय प्लस आदि। विस्मय प्लस आदि, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं? विस्मयादि, आदि ही हमारे मुंह से निकल रहा है। तो जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम लिखेंगे विस्मय प्लस आदि। फिर है संग्रहालय। संग्रहालय, इसको हम क्या करेंगे? संग्रह प्लस आलय। संग्रहालय बोल रहे हैं हम, है ना, आलय बोल रहे हैं, तो संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। फिर है शताब्दी। शताब्दी, इसमें क्या हो जाएगा? शत प्लस आब्दी। शत प्लस आब्दी क्या हो जाएगा? शताब्दी। विद्यार्थी, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। फिर है धर्मार्थ। धर्मार्थ, धर्म के लिए, धर्म प्लस अर्थ। धर्मार्थ क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ हो जाएगा, है ना। तो हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो जो एक पूरा संयुक्त शब्द होता है उसे हम अलग अलग कर देते हैं, वो संधि विच्छेद करना कहलाता है। फिर यदि स्वामी का स्त्रीलिंग स्वामिनी है, यहाँ हमें क्या करना है? कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, हमें उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। एक उदाहरण हमें दे दिया गया है। क्या उदाहरण दिया है? स्वामी का स्त्रीलिंग होगा स्वामिनी। तो अब हमको एकाकी, एकाकी का स्त्रीलिंग क्या होगा? एकाकिनी। क्या होगा? एकाकिनी। हितकारी का हितकारिणी। हितकारी का स्त्रीलिंग शब्द होगा हितकारिणी। हाथी, हाथी का क्या होगा स्त्रीलिंग? हथीनी। हथनी नहीं, हथीनी, थ में ई की मात्रा आएगी। फिर हंस का होगा हंसिनी। हंस का स्त्रीलिंग रूप होगा हंसिनी। मनोहारी, मनोहारी का क्या हो जाएगा? मनोहारिणी। मनोहारिणी। यशस्वी का होगा यशस्विनी। यशस्वी का स्त्रीलिंग शब्द होगा यशस्विनी। आज्ञाकारी का होगा आज्ञाकारिणी। आज्ञाकारी का
स्त्रीलिंग शब्द होगा आज्ञाकारिणी। अभिमानी, अभिमानी का क्या हो जाएगा? अभिमानिनी, अभिमानिनी, ये हो जाएंगे इनके स्त्रीलिंग शब्द। फिर विषय संवर्धन गतिविधियां हैं, उसमें आपको दिया है हरिद्वार, आगरा, लखनऊ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं आप बताना है। तो आगरा के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? जिन लोगों ने आगरा घूमा है उन्हें तो पता होगा, है ना। आगरा में सबसे पहला क्या है? आगरा का लाल किला, उसके बाद है ताजमहल, फिर आगरा से थोड़ी दूरी पर है फतेहपुर सीकरी, एतामदुल्ला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोज़ा, सिकंदरा, मरियम ज़मानी और दयाल बाग। इतनी चीज़ें आगरा में देखने लायक हैं। क्या क्या है? आगरा का लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, एतामदुल्ला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोज़ा, सिकंदरा, मरियम ज़मानी और दयाल बाग। ये आगरा में देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं। लखनऊ के दर्शनीय स्थल कौन से हैं? रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, स्मृति उपवन, शाह नजफ इमामबाड़ा और रेजिडेंसी। ये कहाँ के हैं? लखनऊ के। लखनऊ के दर्शनीय स्थल हैं रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा, स्मृति उपवन, शाह नजफ इमामबाड़ा और रेजिडेंसी। उसके बाद हरिद्वार के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? हर की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, राजा जी नेशनल पार्क, माया देवी मंदिर आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।